ये बजट लाएंगे अच्छे दिन। भले ही पहली नजर में आपको ज्यादातर चीजों की कीमत घटती नजर नहीं आई हो, लेकिन बचत के लिहाज से इसे बेहतरीन कहा जा सकता है। लेकिन वो क्या चीजें हैं जिसे खरीदने जब आप दुकान पर जाएंगे तो आपकी जेब कम ढीली होगी? नजर डालते हैं उन पर। कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं। अच्छे दिन वाला बजट। आखिर ज्यादातर जानकार वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बजट पर इतने मेहरबान क्यों हैं? इसे क्यों आज का बजट और कल का फायदा कहा जा रहा है? असल में इस बजट में सस्ती महंगी चीजों के चक्कर में फंसे बगैर आम लोगों को भविष्य में राहत देने के रास्तों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। मसलन आम बजट में वित्त मंत्री ने खाद्यान्न महंगाई का ध्यान रखा है। फल और सब्जी की कीमतों से महंगाई का सीधा नाता है। देश में रेफ्रिजरेशन यूनिट की भारी कमी है। इसकी वजह से हर साल भारी मात्रा में फल, सब्जियां और खाद्यान्न खराब हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखकर वित्त मंत्री ने फल सब्जियों के लिए रेफ्रिजरेशन यूनिट को सस्ते करने का ऐलान किया। जाहिर है जेटली के इस ऐलान का असर बाद में और लंबे अरसे तक होगा। बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक के मनोरंजन का ख्याल रखा है। इस दौर में टेलीविजन मनोरंजन का बड़ा साधन है। शायद यही वजह है कि बजट में LCD और LED टीवी सस्ती हो गई। चिड़ियाघर, नेशनल पार्क आदि का टिकट सस्ता हो गया। डिजिटल स्टिल कैमरा भी सस्ता हो गया। वित्त मंत्री ने 1000 रुपए से कम कीमत वाले जूते पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 6% कर दी। इस ऐलान से 1000 रुपए से कम के चमड़े के जूते सस्ते होंगे। To give a boost to domestic leather footwear industry, the excise duty on footwear where leather uppers and having retail price of more than 1000 per pair is being reduced to 6%. वित्त मंत्री ने लोगों की सेहत पर होने वाले खर्च को भी नजरअंदाज नहीं किया। खासकर इमरजेंसी जैसी स्थिति में जेटली के ऐलान के बाद एम्बुलेंस सेवा और कृत्रिम हृदय सस्ता हो गया है। इसके अलावा अगरबत्ती भी सस्ती हो गई है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में नए एम्स खोले जाएंगे। इसके अलावा बिहार में एम्स जैसा एक और अस्पताल खुलेगा। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट में नौकरी पेशा लोगों को खास राहत नहीं मिली है। पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मंथली लिमिट 800 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दी गई है। इससे नौकरी पेशा लोगों को अधिकतम 240 रुपए सालाना टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। मध्यम वर्ग को वित्त मंत्री से एक मलाल हो सकता है। जेटली ने सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 14% कर दिया है। इससे बाहर खाना पीना, फोन का बिल सहित सारी सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। अच्छे दिन का इंतजार करने वालों को ये भार तो वहन करना ही पड़ेगा। पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी सरकार का ये पहला पूर्ण बजट था। जाहिर है उम्मीदें भी ज्यादा थी। ये बजट भविष्य की तरफ देखने वाला तो है ही, इसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा की बात भी की गई है। अच्छे दिन का वायदा कर ये सरकार सत्ता में आई थी। अब जनता जनार्दन को ये फैसला लेना है कि क्या अच्छे दिन आ गए हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। तो मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का वायदा किया था और इन अच्छे दिनों के वायदे को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने कई कदम उठाने का ऐलान किया है। गरीबों, बुजुर्गों के लिए कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया गया है। We need to cut subsidy leakage, not subsidies themselves. We are committed to the process of rationalizing subsidies based on this approach. We have embarked on that path. The direct transfer of benefits, started mostly in scholarship schemes, will be further expanded with a view to increasing the number of beneficiaries from the present. देश के गरीब तबके तक सब्सिडी का फायदा सीधे पहुंचे, सब्सिडी का सही इस्तेमाल हो, वो भ्रष्टाचार का शिकार ना हो। वित्त मंत्री ने इसके लिए AAM का मंत्र दिया है और इसी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की गई। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जन धन योजना के अकाउंट से हर महीने 1 रुपए कटेंगे और सिर्फ इसी 12 रुपए साल के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हासिल होगा। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल से अधिक आयु होने पर एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी। सरकार इसका 50% प्रीमियम खुद देगी। 5 साल तक सरकार 1000 रुपए के प्रीमियम का भुगतान
खुद करेगी। मैं मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट को रोजगार लक्षी मानता हूं और गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने वाला ये बजट है। इसके अलावा गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने जीवन ज्योति बीमा योजना का भी ऐलान किया। इसमें बीमा धारक की दुर्घटना या बीमारी से मौत होने पर 2 लाख रुपए का बीमा होगा। इसमें 18 से 50 साल के बीमा धारक को महज 330 रुपए हर साल देना होगा। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के मामले में भी आम जनता को काफी राहत दी है। यही नहीं, वित्त मंत्री ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की कटौती सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। बुजुर्गों के लिए ये 20,000 से बढ़कर 30,000 रुपए, अत्यंत बुजुर्गों के लिए 60,000 से बढ़कर 80,000 रुपए और आश्रित विकलांग व्यक्ति के इलाज सहित देखभाल के संबंध में कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। जबकि गंभीर विकलांगता की कटौती सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 तक कर दिया गया है। Particularly for senior citizens, they increased the insurance limit, and they are taking care of the people with 80 plus years also, and it was not earlier it was not there. वित्त मंत्री ने ईपीएफ को लेकर भी अहम ऐलान किया। इस ऐलान के मुताबिक कर्मचारी या तो ईपीएफ को चुन सकते हैं या फिर नई पेंशन योजना को। With respect to Employees Provident Fund, the employee needs to be provided with 2 options. Firstly, the employee may opt for EPF or for the new pension scheme. Secondly, for employees below a certain threshold of income, contributions to EPF should be optional without affecting or reducing the employer's contribution. इसके अलावा वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए भी खास ऐलान किया। जिन अल्पसंख्यक नौजवानों के पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, उन्हें नौकरी देने के लिए नई मंजिल नाम की योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3,738 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए बजट में 79,258 करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति के लिए 30.851 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री का पिटारा खुला तो किसान, नौजवान, महिला, बुजुर्ग और अल्पसंख्यक सबको कुछ न कुछ मिला। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप साफ तौर पर नजर आई, लेकिन असल चुनौती इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाकर इनका लाभ आम आदमी तक पहुंचाना होगा। कैमरामैन राकेश नेगी और केडी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो बजट में वित्त मंत्री ने राज्यों को भी राहत देने की कोशिश की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम इंडिया की भावना को साकार करने की पुरजोर कोशिश की है। हालांकि कई राज्यों का कहना है कि उन्हें भरपूर नहीं मिला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार और पश्चिम बंगाल को खुशखबरी दी। अब इन दोनों राज्यों को भी केंद्र सरकार से खास आर्थिक मदद मिलेगी। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार राज्य को विशेष दर्जा देकर ज्यादा आर्थिक मदद देने की मांग की है, लेकिन विशेष तो नहीं, जरूरी फायदे इन्हें जरूर मिलेंगे। बिहार को तो एक एम्स भी मिला है। It's not special status. The same benefits which are available to Andhra Pradesh will be extended to them. Those benefits extended to Andhra Pradesh for industry include a 15% investment allowance. बिहार जैसे राज्य को जो कई प्रकार का नुकसान उठाना पड़ेगा, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। यह हमारी मांग है और उनसे मिले, और जो 2 हमारे इमीडिएट कंसर्न हैं उस पर उन्होंने ध्यान दिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वित्त मंत्री ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए खास योजनाओं का ऐलान जारी रखा है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में सिंगापुर की तर्ज पर एक नया आर्थिक जोन बनाने का भी ऐलान किया गया है। गुजरात में ये अहमदाबाद धुलेरा इलाके में और महाराष्ट्र में ये औरंगाबाद के करीब बनेगा। इसके लिए वित्त मंत्री ने शुरुआती तौर पर 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में एक IIM और तमिलनाडु, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में एम्स बनाने का भी ऐलान किया है। हालांकि कई राज्य हैं जो अपनी अनदेखी से नाराज हैं। लेकिन बजट में उत्तर प्रदेश के लिए विशेष सुविधा न दे करके उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया। उड़ीसा में थोड़ा शायद दुख होगा कि जैसे कि स्पेशल पैकेज दिया गया हमारे नेबरिंग स्टेट्स को, उड़ीसा में भी ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं जहां हमारा डिमांड था
वो स्पेशल पैकेज उड़ीसा के लिए कुछ नहीं मिली है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिन राज्यों में हाल में चुनाव होने हैं, वित्त मंत्री की कृपा उन्हीं राज्यों पर बरसी है। वैसे वित्त मंत्री ने आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने का भी प्रस्ताव है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।